हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। और मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ एक नए सीरीज को लेकर के। और इस सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्वेल्थ सीबीएसई के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का इकोनॉमिक्स है, उन लोगों का एक सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स के बारे में वन बाय वन मैं डिस्कशन करूँगा। चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है ना, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के लिए इंडियन इकोनॉमी का कंटेंट जो है वो लेके आया जाए, है ना। तो एक्चुअली में बच्चे करते क्या है, इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी लाइटली ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। इस कारण से उनका मार्क्स जो है थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी में कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम अब आपकी दूर हो जाएगी। कृपया करके जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का ये सेकेंड पार्ट है ना। इकोनॉमिक्स के सीबीएसई का आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है ट्वेल्थ क्लास में। एक पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो दूसरे पार्ट में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कंटिन्यूसली डिस्कस करूँगा। और अगर कोई जैक बोर्ड के स्टूडेंट है या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, तो उन लोगों का 11th क्लास में ये सेम सिलेबस है। ठीक है, तो ये सीबीएसई 12th के बच्चों के लिए भी यूजफुल है, जैक बोर्ड 11th के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो को कंप्लीट देखिए, हर एक एक पॉइंट को समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर मुझे लगता है आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है आपका, उस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी कैसा था, है ना। आपको अच्छे से पता होगा कि ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान, जब ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी पर रूल कर रहे थे, है ना, तो वो बहुत सारे ऐसे काम किए जो एक प्रकार से ब्रिटिशर्स को तो बेनिफिट बहुत दिया, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को गर्त में भेज दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, है ना। यहाँ से वेल्थ का ड्रेन किया, मतलब जो यहाँ के धन संपत्ति था उसको काफ़ी हद से ज़्यादा वो क्या किए, अपने देश ले गए। ठीक है, भारत जिसे कहा जाता था सोने की चिड़िया, है ना, उसे काफ़ी गरीब बना दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम लोग हर वो पॉइंट को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के रूल ने, ब्रिटिशर्स के रेगुलेशन ने इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद किया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश का जब रूल था, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में जो था उसका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। मतलब यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कैसे, हम लोग एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कहता है इंडिया जो है, इंडिया रूरल एरियाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और जिस भी कंट्री में रूरल एरिया ज़्यादा हो उन लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थे, दे वर इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात ऐसे कर दिए गए कि इंडियन इकोनॉमी में जो फार्मर्स थे वो गरीब बन गए, गरीब के गरीब बने रह गए। ठीक है, वो क्या था, क्यों था, आखिर वैसा क्या सिस्टम था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन जमींदारी सिस्टम के द्वारा किया गया था। एक्चुअली इंडिया में क्या था, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था। ठीक है, जमींदार जो होते थे वो क्या होते थे, दे वर डिक्लेयर्ड एज ओनर्स ऑफ द सोइल। मतलब उसे जमीन का मालिक बना दिया जाता था, एंड दे वर टू पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, क्या था, जो जमींदार होते थे उन्हें एक फिक्स सम देना पड़ता था लैंड रेवेन्यू का, किसको, गवर्नमेंट को देना होता था उस समय। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे ना कि उन लोग जितना क्षमता होता था, जितना चाहते थे उतना वो फार्मर से वसूलते थे, लेकिन उसे ब्रिटिशर्स को एक फिक्स सम ही देना पड़ता था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती
फार्मर्स से ज़्यादा वसूलते थे, है ना। और जो फार्मर्स होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही परेशान हो जाते थे, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते थे, ठीक है। इस कारण से सही से वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो काफ़ी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। दूसरी बात अगर करें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो कहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी छोड़ा नहीं गया, है ना। कहता है इंडिया जो था इट वाज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब होता है वैसा इंडस्ट्री जिसमें लेबर का यूज ज़्यादा होता है, जो अपने हस्तकला का मतलब खुद के हाथ से ही बना करके जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है उसको बेचने में जो बेचा जाता था उसको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस किया जाने वाले प्रोडक्ट का वैरायटी और इसके क्वालिटी के कारण बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया, दो तरीके से बर्बाद किया। क्या था, फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हेवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। अगर भारतीय इंडियंस अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को विदेश में बेचते थे तो उन पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दिया जाता था, हैवी टैक्स लगा दिया जाता था इनके एक्सपोर्ट पे, जिस कारण से इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो होते थे वो क्या हो जाते थे, विदेश में काफ़ी महंगे हो जाते थे और वो लोग फिर खरीदना प्रेफर नहीं करने लगे, ठीक है। इस कारण से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट का डिमांड फॉरेन मार्केट में धीरे धीरे घटने लगा, ठीक है। वहीं दूसरा ये भी किया गया कि डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स गुड इंडियन मार्केट। अब ब्रिटिशर्स साथ में क्या किया, जो ब्रिटिश में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो अगर इंडिया आ रहा है मतलब उसका इंपोर्ट इंडिया कर रहा है तो वो ड्यूटी फ्री कर दिया जाता था, मतलब उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता था, जिस कारण से ब्रिटिशर्स का जो प्रोडक्ट होता था, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाए गए प्रोडक्ट होते थे वो इंडियन मार्केट में सस्ता हो जाने लगा, ठीक है। जिस कारण से इंडियंस जो है क्या करने लगे, उस सस्ते प्रोडक्ट को परचेज करने लगे, ठीक है। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को का डिमांड करना काफ़ी कम कर दिया गया इंडियंस के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था भारत का उसे बर्बाद किया गया। याद रखिएगा इंडिया आज नहीं एंशिएंट टाइम से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स के रूल्स रेगुलेशन ने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। तो ये था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा आते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता है भारत अभी नहीं पुराने समय से एंशिएंट पीरियड से भारत जो है इंटरनेशनल ट्रेड करता आ रहा है, भारत विदेशों में ट्रेड करता आ रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स के रूल्स ने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी बुरी तरह से बर्बाद किया, ठीक है। भारत जो पहले फिनिश्ड गुड्स बेचने के लिए फेमस था, है ना, इस प्रकार से कर दिया गया ब्रिटिशर्स के रूल्स ने कि इंडिया जो था वो अब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर कंट्री बन के रह गया, ठीक है। क्या किया जाता था, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल का तो उसे ड्यूटी फ्री कर दिया जाता था, ठीक है। मतलब विदेश में सस्ता में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता था इंडियन रॉ मटेरियल का, तो विदेश में उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। साथ ही साथ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स गुड टू एक्सपेंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड इन द इंडियन मार्केट। साथ ही ये भी किया गया कि ब्रिटिश जो गुड्स बनाता है, ठीक है, उस गुड्स को इंडिया में अगर इंडियन उससे डिमांड करते थे तो उसे ड्यूटी फ्री कर दिया जाता था, तो ब्रिटिशर्स का जो गुड्स होता था वो सस्ता हो जाता था। इस कारण से इंडियंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते थे ब्रिटिशर्स गुड्स का, ठीक है। और यही रीज़न है कि इंडिया बिकेम importer of finished goods from Britain and exporter of from to Britain। क्या हो गया, इंडिया इस प्रकार से बन गया कि अब इंडिया क्या है, इंपोर्टर हो गया फिनिश्ड गुड्स का। जो इंडिया पहले फिनिश्ड गुड्स को बहुत ज्यादा बेचता था विदेशों में, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होने वाले फिनिश्ड गुड्स को इंडिया बेचता था विदेशों में, ब्रिटिशर्स के रूल्स ने, ब्रिटिशर्स के डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ने क्या किया, इंडिया को
बना दिया गया इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो ब्रिटेन जो भी सामान बनाता था, फिनिश्ड गुड्स बनाता था, उससे अब इंडिया खरीदने लगा। और इंडिया क्या बन गया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल बेचता था, और वो किसको बेचता था? बेसिकली वो ब्रिटेन को बेचने लगा। ठीक है, तो ये था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, एग्रीकल्चर का कैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्री का कैसे हुआ, और इंटरनेशनल ट्रेड का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। अब हम लोग आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के समय इंडियन इकोनॉमी जो था उसके क्या फीचर्स थे। ठीक है, तो अच्छे से पता है भारत, इंडिया जो है पहले काफ़ी समृद्ध कंट्री था, काफ़ी प्रोस्पेरियस कंट्री था, लेकिन ब्रिटिशर्स के रूल्स ने, है ना, इंडियन इकोनॉमी को इतनी बर्बाद किया कि यहाँ पे हर जगह पॉवर्टी देखने को मिला, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो वो क्या फीचर्स थे जब इंडिया आज़ाद हुआ, उन सारे फीचर्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है ना, ऐसा इकोनॉमी जिसका ग्रोथ काफ़ी स्लो हो, जिसमें डेवलपमेंट काफ़ी एकदम बिगड़ा हुआ हो, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो वैसा इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है। क्लियर? अगर देखा जाए, कहता है 1860 से 1925 तक इंडिया का जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम था वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% था। समझिए कितना खराब था, है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए 1925 से 50 तक, 1925 से 1950 तक, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट था इट वाज ओनली 0.1% पर एनम। ये पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ है। ठीक है, जबकि इतना कम इनकम अगर ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडियंस होंगे उसका पॉपुलेशन किस में आ जाएगा? पॉवर्टी के सिचुएशन में आएगा। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और वही हुआ इंडियन इकोनॉमी में। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी जो था वो काफी स्टैग्नेंट था, मींस काफी स्लो ग्रोथ था पर कैपिटा इनकम में, है ना। दूसरा फीचर्स था बैकवर्ड इकोनॉमी था। देखिए, कोई भी इकोनॉमी बैकवर्ड है या नहीं है, अगर ये पता करना हो तो हमें क्या पता करना होता है? उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर? कहता है इंडियन इकोनॉमी जब आजाद हुआ 1947 के आसपास, तो 1947-48 में ये सिर्फ और सिर्फ ₹230 था। ठीक है, जो कि काफी कम था। अगर आप कंपेयर करो अभी से, तो अभी से काफी कम देखने को मिलेगा, और उस समय का अकॉर्डिंगली भी ये काफी कम था, है ना। जिस कारण से जो इंडियन पॉपुलेशन थे वो काफी पुअर थे, ना तो सफिशिएंट फूड मिल पाता था उन्हें, ना क्लोथ मिल पाता था, ना तो शेल्टर मिल पाता था। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी काफी बैकवर्ड बन गया। क्लियर? तो ये था सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? नाउ अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी बैकवर्ड था। कब? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब वो कैसे कह सकते हैं? देखिए, नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कहता है जो वर्किंग पॉपुलेशन था, मतलब काम करने लायक वाला जो पॉपुलेशन एज ग्रुप होता है, उसका लगभग 70% किस में इंगेज थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे। लेकिन इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ओनली 50%। लेकिन कंट्री का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी होता है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन मात्र 50% था। मतलब ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एग्रीकल्चर का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50% ही था ये। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी 1 हेक्टेयर लैंड वगैरह में, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा था। डेवलप्ड कंट्रीज या अभी के प्रेजेंट सिनेरियो को आप देखिएगा तो पर हेक्टेयर का आउटपुट होता है, उस समय जो था काफी डिफरेंस था, उस समय काफी खराब था। ठीक है, कहता है पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट वाज ओनली 660 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, और राइस का 665 पर हेक्टेयर था, जो कि काफी लो माना जाता है। ठीक है, दूसरा
नेक्स्ट कहता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। कहता है फूड ग्रेन्स का भी जो प्रोडक्शन होता था ना वो काफी कम था, इवन यहाँ का लोगों का जीवन यापन भी नहीं हो पाता था, इतना कम था प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, तो ये था एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, है ना। इसके क्या रीजन से एग्रीकल्चर ऐसा क्यों था, इंडस्ट्री ऐसा क्यों था, आगे के पॉइंट्स हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम लोग सिर्फ देख रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये फीचर था एग्रीकल्चर सेक्टर का। वहीं अगर आप बात करें इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का, ठीक है, तो कहता है कि अभी तो मैंने बताया इंडिया जो था फेमस किसके लिए था, ऑब्वियस सी बात है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो भी काफी बैकवर्ड हो गया। क्यों? देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन कंट्री। कहता है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से आप कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हो, आपको हैवी इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी बहुत सारे है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, उस समय इंडिया में नहीं था, एकदम नेग्लिजिबल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मशीन्स वगैरह का प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता था। लोग बेसिकली प्रोडक्शन किस चीज का करते थे, जो कंजम्पशन गुड्स होता था उन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता था। ठीक है, स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट रूइंड। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया था ना, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होते हैं वो बेसिकली स्मॉल स्केल या कॉटन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं, जिसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। ठीक है, ऐसा रीजन इसलिए भी था क्योंकि कहा जाता है ना कि इंडियन इंडस्ट्री जो थे वाज डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, जो इंडिया के इंडस्ट्री छोटे मोटे जो थे भी ना, उसे जो कैपिटल वगैरह का जो रिक्वायरमेंट्स होता था, गुड्स वगैरह का रिक्वायरमेंट्स होता था, उसके लिए कहाँ डिपेंड करना पड़ता था, हमें ब्रिटेन पे डिपेंड करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल था नहीं, है ना। तो इस कारण से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा बैकवर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा था। कहता है बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो था वो पुअर थे। ठीक है, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे, सही से 2 वक्त की खाना भी उसे भोजन नहीं मिलता था, ना शेल्टर मिलता था सही से, ना क्लोथिंग मिलता था। ठीक है, वो लोग क्यों ऐसा थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ था, कॉज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्योंकि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बर्बाद हो गया, जो छोटे मोटे लोग थे, जो जिनका इनकम लेवल कम था, विलेजेस में रहने वाले लोग पहले क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाते थे, उसे बेच के थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेते थे। लेकिन इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और भी कुछ फीचर्स थे, क्या था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी, सब, है ना। कहता है ये सब बहुत कम था उस समय इंडियन इकोनॉमी में, है ना। रेलवे लाइन की बात की जाए तो मात्र 53,596 किलोमीटर ही था, पक्का रोड भी काफ़ी कम था, 155,000 किलोमीटर सिर्फ था। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर था भारत उस समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी भी अगर कहा जाए तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा तो नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत जगह रोड आपको गड्ढे मिल जाएंगे, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले से स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। ठीक है, इंडियन रेलवे की बात की जाए तो इंडियन रेलवे वन ऑफ द बिगेस्ट रेल नेटवर्क इंडिया का बन गया है। ठीक है, पक्का रोड भी काफ़ी अच्छा खासा बनने लगा है। ठीक है, तो अभी की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये बहुत ही खराब था। ठीक है, नेक्स्ट था एक फीचर क्या था, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। ठीक है, हम लोग कहता है कि हम लोग की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे थी। ठीक है, कोई भी मशीनरी चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें डिपेंड करना पड़ता था अदर कंट्रीज पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं था। इवन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंड हैवली ऑन फॉरेन इंपोर्ट फॉर मोस्ट डिफेंस इक्विपमेंट। अभी भी अगर देखने को मिले, अब तो खैर बहुत हालत सुधर गया है, अभी कुछ आर्म फोर्सेस के जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसके लिए हमें डिपेंड करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज पे। जैसे राफेल अभी मंगाया गया इंडिया में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग खुद थोड़ा ना बनाए हैं, हम लोग क्या किए हैं, डिपेंड किए हैं विदेशों पे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इंडिया में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट खुद इंडिया बना रहा है, और इंडिया बना के विदेशों को बेच रहा है। अब धीरे धीरे बेच रहा है, डिमांड हो रहा है। ठीक है,
एग्रीमेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति तो हमारी सुधरी है ना। लेकिन अभी भी इंपोर्ट इंडिया में बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इट्स एक्सपोर्ट, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारा फीचर्स। और भी कुछ फीचर्स है, क्या है, कॉलोनियल इकोनॉमी इंडिया था। कहता है इंडियन इकोनॉमी जो था वो तक कॉलोनी था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करते थे, क्यों, फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, है ना। वो क्या करते थे, इंडियन इकोनॉमी एक्सप्लॉइट करते थे, यहां से रिसोर्सेज को ले जाते थे अपने कंट्री में, ठीक है। कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इंपोजिंग हेवी टैक्सेस। कहता है जो इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे वो अगर कोई भी सामान बेचता था विदेश में तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स इंपोज कर दिया जाता था, जिस कारण से इंडियन प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। और जब इंडियन प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया तो इसका डिमांड विदेशों में घटने लगा, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, इंडिया जो है वो ब्रिटिशर से सामान खरीदने लगा अधिकतर, चूंकि देखो जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसमें टैक्स इंपोज कर दिया गया, इवन देश में बेचने पर भी टैक्स उस पर बहुत ज्यादा लगा दिया जाता था, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता था, इंडियन प्रोडक्ट काफी महंगा हो जाता था, ठीक है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी वाज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। इंडियन इकोनॉमी को किस प्रकार से यूज किया गया ब्रिटिशर्स का रॉ मटेरियल का सोर्स के रूप में। और इसी रीजन से जो ब्रिटिशर्स है ना रेलवे को डेवलप कर रहा था, रोड बना रहा था, पोर्ट वगैरह बना रहा था, क्यों, ताकि डिफरेंट एरियाज से रॉ मटेरियल इजीली आ सके पोर्ट पर, पोर्ट से भेजा जा सके ब्रिटेन, ठीक है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रेलवे दिया, ये दिया, वो दिया, भैया कुछ नहीं दिया, सब तो भारत का, इंडिया का ही पैसा को यूज किया और वो इसलिए बनाया ताकि ब्रिटिशर्स को फायदा मिले, है ना। इंडिया के फायदा के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब चैप्टर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसका एक और पार्ट आएगा और उस पार्ट में ये टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पहला टॉपिक मैंने हम पढ़ाया आप लोगों को, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया गया ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, और इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो कृपया करके वीडियो आते हैं सब वीडियो में आप लोग बने रहिए, है ना। कहीं भी समस्या हो तो जरूर बताइए, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है उस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो सजेस्ट कीजिए, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।